हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों हम लोग अपनी उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि संगम लिटरेचर वाला ये जो टॉपिक है हमारा यहाँ से कंप्लीट हो चुका है और लेटर तमिल वर्क्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू संगम लिटरेचर, जो दो ग्रेट तमिल एपिक्स माने जाते हैं, जैसे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर कौन से माने जाते हैं, रामायण और महाभारत। दक्षिण भारत के अंदर दो जो महान तमिल एपिक्स माने जाते हैं, जो ग्रंथ माने जाते हैं, वो है सिलापतिकरम और मणिमेकलाई। इनके बारे में ये कोई पहली डिस्कशन नहीं है जो हम करने जा रहे हैं। इनकी पूरी कहानी, इनका पूरा बैकग्राउंड हम एनसीईआरटी से लगातार पढ़ ही रहे हैं। लगातार पूनम दलाल दहिया के अंदर हमने कवर करा। इनफैक्ट आपको याद होगा जो उपेंद्र सिंह का इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था, ये तो चैप्टर 1 है, लेकिन इससे पहले एक चैप्टर और दे रखा है जिसकी कोई नंबरिंग नहीं है। हमने जब उसके लेक्चर बनाए थे तब भी मैंने आपको मणिमेकलाई और सिलापतिकरम के बारे में पूरी पूरी कहानी स्क्रीन पर लिखकर बताई थी। तो यहाँ पर कुछ और आस्पेक्ट थोड़ा सा डिटेल्ड वर्जन में आपको जानने को मिल जाएगा। और इतनी प्यारी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि अगर आप इंटरनेट पे सर्च भी करोगे ना तो इतनी क्रिस्टल क्लियर अच्छे फॉर्मेट के अंदर ये दोनों कहानियाँ सिलापतिकरम और मणिमेकलाई की कहीं भी आपको पूरे इंटरनेट पे देखने को नहीं मिलेगी, जो कि उपेंद्र सिंह मैम ने यहाँ पर अपनी बुक के अंदर डाल रखी है। ठीक है, हम ये भी जानेंगे कि पहली बुक कौन सी है और दूसरी कौन सी है। जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है कि सर मणिमेकलाई पहली एपिक है या फिर सिलापतिकरम। ठीक है, वैसे तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन इस लेक्चर में अगर आप कुछ भी नहीं जानते और पहली बार सुन रहे हो अगर मणिमेकलाई और सिलापतिकरम के बारे में, तो हम इसको जानेंगे अच्छे से। ठीक है, और सिलापतिकरम के बारे में जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन है 2017 के प्रीलिम्स में यूपीएससी में पूछा जा चुका है, स्टेट पीएससी में भी आता है। और मैंने आपको बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बात, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको फॉलो करो। संगम लिटरेचर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 3-4 साल में ही सही एक क्वेश्चन निकलता है, लेकिन अगर आप संगम लिटरेचर के टॉपिक के ऊपर एनसीईआरटी, पूनम दलाल दहिया और उपेंद्र सिंह से अगर आप अपनी नॉलेज को कंठस्थ कर लेते हो, आपको रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपको लीड मिलेगी। एंड जस्ट इमेजिन दोस्तों, मेंस में सिर्फ एक क्वेश्चन 10 या 15 नंबर का अगर टकरा गया संगम लिटरेचर से, या कभी कभार यूपीएससी की टीम जैसे पागल हो जाती है, एक टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन दे देते हैं मेंस के अंदर, 2 क्वेश्चन आ गए मान लो 15-15 नंबर के, 10-10 नंबर के, या फिर एक 10 नंबर का, एक 15 नंबर का। तो अगर आपको आईआरटीएस सर्विस मिल रही होगी ना, तो आप उन 2 क्वेश्चंस को टैकल करके लगभग 10 नंबर में 4.5 नंबर तो पाई लोगे, 15 नंबर के क्वेश्चन में मिनिमम 7, 6.5, 7.5, 8 नंबर तो पाई लोगे। आपकी जो रैंक है आईआरटीएस सर्विस से एलोकेशन होते होते आपको आईपीएस, आईआरएस या आईएएस तक मिल सकती है। इसको ऐसे देखा करो हर एक टॉपिक को। जहाँ मोटिवेशन आपकी ख़त्म हो जाए ना कि इस टॉपिक को पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप ये सोचा करो कि अगर आप उसको अटेंड कर पाए, आपको मेंस लिखने का मौका मिला, मेंस में अगर इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ गया जो कि ब्रॉडर थीम वाले टॉपिक्स होते हैं, तो आपकी लीड कितनी अच्छी हो सकती है दूसरे कैंडिडेट से। क्योंकि दूसरे कैंडिडेट्स को, जैसे आपको पढ़ के अगर कोई चीज़ बोरिंग लगती है ना, दूसरों को भी वो चीज़ बोरिंग लगती है। तो आप क्या करो कि मैं इस टॉपिक को कंठस्थ कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, ताकि दूसरे लोग जब एग्जाम में बैठ के इसके बारे में सोचेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, प्रॉपर तरीके से उनके पास इंट्रोडक्शन नहीं होगा, बॉडी नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, वहाँ मैं लीड ले जाऊँगा या ले जाऊँगी। और वहाँ जहाँ आप लीड ले गए अगर मेंस में सिर्फ एक क्वेश्चन में, आप ये मान के चलो कि आपकी 100 से 150 रैंक इंप्रूव हो जाती है। एक एक नंबर में, 2-2 नंबर में मेंस में दोस्तों सर्विस जो है 20, कम से कम आप ऐसा मान लो 15 से 20 सर्विसेज जो है ऊपर नीचे हो जाती हैं। आप आईएएस से डायरेक्टली लास्ट सर्विस पे भी आ सकते हो, लास्ट सर्विस से डायरेक्टली 2 मेंस के क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स लेकर मिनिमम डिसेंट लेवल के साथ उनको अटेम्प्ट कर करो, डिसेंट मार्क्स पाकर 50% या 40% मार्क्स भी उन 2 क्वेश्चन के अंदर अगर आपको मिल गए, तो आप लास्ट सर्विस अगर आपको एलोकेट हो रही होगी ना, तो टॉप 3 सर्विस के अंदर आप आ जाओगे। क्योंकि ये एक पूरा गेम है, आप यहाँ पर ज्ञानी बनने नहीं आए हो, आपको दूसरों को आउट परफॉर्म करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द स्टोरीज ऑफ द 2 ग्रेट तमिल एपिक्स। पहले राइटर यहाँ पर आपको थोड़ी सी नॉर्दर्न इंडिया की, उत्तर भारत की बात बता रहे हैं। तो राइटर हमसे यहाँ पर बोल रहे हैं कि हालांकि रामायण और जो महाभारत है, महाभारत और रामायण जो है, जैसा कि हम जानते हैं, उनका जो ओरिजिन है वो उत्तर भारत में, नॉर्दर्न इंडिया में हुआ है। ठीक है,
और ऐसा नहीं है कि दक्षिण भारत में ये नहीं जानी जाती थी, जैसा कि हम जानते हैं कि इनकी जो तमिल ट्रांसलेशंस हैं वो भी करी गई हैं बाद में, ठीक है। और अर्ली हिस्टोरिकल साउथ इंडिया में, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास से ही रामायण और महाभारत के बारे में दक्षिण भारत के जो लोग हैं, जो भी इनके ग्रंथों को जिन लोगों ने तमिल भाषा के अंदर लिखा वो जानते थे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, कुछ तमिल एपिक ऐसे भी हैं जिनका लेना देना प्रॉपर तरीके से सिर्फ दक्षिण भारत के साथ ही रहा है। उनकी ट्रांसलेशन या उनकी पहुंच बहुत सालों तक उत्तर भारत या कहीं और इंडिया के कोनों तक नहीं हो पाई। और इनको आप मान सकते हो कि ये जो लेट संगम टाइम पीरियड था, उस ज़माने की कॉम्पोजिशन है ये। लेट संगम आप ऐसा मान लो कि संगम पीरियड का जो मैंने आपको टाइमलाइन बताई थी, जो रेंज बताई थी, वो क्या थी, 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी CE तक। तो ये AD वाले ज़माने में, यानी कि CE कॉमन एरा वाले ज़माने के अंदर बाद में लिखी गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये संगम लिटरेचर के साथ ही एसोसिएटेड ग्रंथ माने जाते हैं, ठीक है। अब लेट संगम कॉम्पोजिशन में जो एपिक्स हैं वो तो दोस्तों दो फेमस जो हैं जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, एक का नाम है सिलापतिकरम, दूसरे का नाम है मणिमेकलाई। लेकिन इसके अलावा आपको यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सिलापतिकरम और मणिमेकलाई की पहुँच बाद के ज़माने में ही सही, लेकिन भारत और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के दूसरे हिस्सों में पहुँच गई थी। लेकिन लेट संगम टाइम पीरियड की जो कॉम्पोजिशन है, उनमें से कुछ तमिल एपिक के नैरेटिव्स ऐसे भी हैं, कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जिनकी पहुंच नॉर्दर्न इंडिया तक नहीं पहुंच पाई और वो दक्षिण भारत तक ही सीमित है। और दो यूनिक नाम आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पर। एक का नाम है कालिटोकई और दूसरे का नाम है परिपाताल, ठीक है। कालितोकई और परिपाताल। अब बात करते हैं दो फेमस तमिल एपिक्स के बारे में, ग्रंथों के बारे में। जितनी रिस्पेक्ट नॉर्दर्न इंडिया के लोग रामायण और महाभारत को देते हैं ना, उतनी ही रिस्पेक्ट सिलापतिकरम और मणिमेकलाई को दी जाती है दक्षिण भारत के अंदर। अब एक बात को और क्लियर कर देना चाहता हूं मैं आगे बढ़ने से पहले। हालांकि जब इस टॉपिक को हम कंक्लूड करेंगे तो वो वाली बात दोबारा रिपीट हो ही जाएगी, लेकिन पहले ही जान जाओ एक बार। अगर दोस्तों कभी आपको किसी प्रीलिम्स के अंदर स्टेट PSC का, UPSC का, UGC नेट का, कोई सा भी आप वनडे एग्जाम दे रहे हो जहाँ पर MCQ आते हैं, कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें स्टेटमेंट ये आपको बोले कि सिलापतिकरम और मणिमेकलाई क्या संगम लिटरेचर के साथ एसोसिएटेड हैं? जी हाँ है। लेकिन क्या ये संगम लिटरेचर का पार्ट है? नहीं दोस्तों, हम इनको संगम लिटरेचर का एज सच पार्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने तो यही रूल समझा था अपनी डिस्कशन में कि संगम लिटरेचर में जो लिटरेचर वर्ड जिसको कहा जाता है वो एक्चुअली लिटरेचर नहीं है, वो कविताएं हैं, वो पोएम है। लेकिन सिलापतिकरम और मणिमेकलाई प्रॉपर स्टोरी फॉर्मेट के अंदर लिखी गई है, जिस तरीके से भगवान श्री राम के जन्म से पहले रावण के वध तक पूरी की पूरी एक नैरेटिव हमें देखने को मिलती है रामायण की किताब के अंदर। कौरव और पांडवों के बीच में जो खानदानी युद्ध हुआ, कजन्स के बीच में श्री कृष्ण का जो रोल रहा, श्री कृष्ण का जो बचपन जो दर्शाया जाता है, ये पूरी की पूरी जो कहानी हमें महाभारत के अंदर देखने को मिलती है। ना ही रामायण ना ही महाभारत पोएम्स की फॉर्म में है। सिमिलरली वही स्टोरी जो है, स्टोरी की फॉर्मेट में हमें देखने को मिलता है सिलापतिकरम और मणिमेकलाई में। ये पोएम्स नहीं है। जस्ट लाइक रामायण एंड महाभारत, सिलापतिकरम और मणिमेकलाई भी पोएम्स नहीं है। याद रखना ये वाली बात। अगर दूसरी स्टेटमेंट कुछ ऐसी आ जाए कि क्या ये सिलापतिकरम और मणिमेकलाई किसी रिलीजन के साथ एसोसिएटेड बुक्स हैं, जैसे आप मुझसे कहोगे कि सर अभी आप ये थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जितनी रिस्पेक्ट रामायण और महाभारत की नॉर्दर्न इंडिया के लोग करते हैं, उतनी रिस्पेक्ट सिलापतिकरम और मणिमेकलाई की करी जाती है दक्षिण भारत के लोगों के द्वारा। तो अगर रिस्पेक्ट करी जाती है तो यहाँ पर कोई धार्मिक एंगल इनका है क्या, या फिर स्टोरी की वजह से इनकी रिस्पेक्ट करी जाती है? नहीं दोस्तों, यहाँ पर धार्मिक एंगल है, ठीक है। और वो धार्मिक एंगल क्या है? एक बात याद रखना, इस बात को हमेशा के लिए गांठ बांध लो। जो सिलापतिकरम है, जो ये सिलापतिकरम की जो किताब है, किसने लिखी, कब लिखी, वो अभी हम सब डिस्कस करेंगे। और दूसरी हमारी जो एपिक है, तमिल एपिक, दैट इज मणिमेकलाई, राइट।
जो सिलापति क्रम है दोस्तों, याद रखना, इट इज एसोसिएटेड विथ जैनिज्म एंड मणिमेकलाई इज एसोसिएटेड विथ बुद्धिज्म। लेकिन क्योंकि दोनों का नरेशंस जो है, जो लोकेशन है, डैट इज दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, तो दक्षिण भारत में जब उस टाइम पर प्रचलित हो रहा था जैनिज्म एज अ रिलीजन, बुद्धिज्म एज अ रिलीजन, तो आप सिलापति क्रम और मणिमेकलाई को आप एक जैन लिटरेचर का पार्ट मान सकते हो सिलापति क्रम को, और बुद्धिस्ट लिटरेचर का पार्ट एक मान सकते हो मणिमेकलाई को। आप इनको कैनोनिकल टेक्स्ट तो नहीं कह सकते एज सच, लेकिन ये नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है। ठीक है, ये वाली बात याद रखना। और इस बात को अभी हम थोड़ी देर में जैसे ये दोनों कहानी समझेंगे तो जस्टिफाई करेंगे कि क्यों हम सिलापति क्रम को जैनिज्म के साथ एसोसिएटेड एक ग्रंथ बोल रहे हैं, तमिल ग्रंथ बोल रहे हैं, और क्यों हम मणिमेकलाई को बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड एक तमिल ग्रंथ बोल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सिलापति क्रम की कहानी की। सिलापति क्रम इंग्लिश में इसका मतलब होता है द सॉन्ग ऑफ एंकलेट। एंकलेट मतलब क्या? पायल। ठीक है, जो लड़कियां औरतें पहनती हैं पायल पाँव में, पैरों में। तो सिलापति क्रम को लिखा किसने? सिलापति क्रम लिखी गई थी इलंको वतिकल के द्वारा, जिनको एक प्रिंस एसेटिक या एसेटिक प्रिंस भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब एसेटिक कौन होता है? जिसने घर बार सब कुछ छोड़कर जो साधु संतों महात्माओं के रास्ते पे चल पड़ता है। लेकिन एक ज़माने के अंदर ये प्रिंस थे और बाद में इन्होंने सब कुछ त्याग व्याग करके धर्म के मार्ग पर ये चल पड़े। उनके द्वारा सिलापति क्रम की रचना करी गई थी। यहाँ पर आपको 30 कैंटोस के अंदर ये बुक जो है वो डिवाइड होती हुई मिलती है। आप इसको वॉल्यूम्स कह सकते हो, यानी कि काफ़ी डिटेल जो ये कहानी है। अब एपिक थोड़ी ना ऐसी किसी को बोला जाता है। कोई शॉर्ट कोई किताब हो जिसकी शॉर्ट स्टोरी हो, आप उसको एपिक थोड़ी ना कहोगे। रामायण और महाभारत को हम एपिक इसलिए कहते हैं, आज भी बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा या कोई भी एक नॉर्मल रीडर बहुत सारी इंसाइट्स इनसे गेन कर पाती हैं। लड़के लड़कियां, मर्द औरत, सब लोग आज भी इनकी डिकोडिंग चलती रहती है। अब महाभारत को अगर आप एक ग्रंथ समझो, सिर्फ आप उसमें कौरव पांडव की कहानी समझो, तो वो वहाँ तक सीमित नहीं है। महाभारत का एक सब पार्ट तो श्रीमद् भगवत गीता भी है फिर, और श्रीमद् भगवत गीता की इंटरप्रिटेशन तो हमें ये भी बताती है आपके जीवन की पूरी सच्चाई, आपके जीवन का पूरा रस, आपके जो भी सुख दर्द या जीवन में आपको जिस चीज़ की चाहते हैं, हर चीज़ का सवाल का जवाब आपको चाहिए है। और अगर आप एक हिंदू हो, पढ़ने को तो आप किसी को भी पढ़ सकते हो, लेकिन क्योंकि हिंदुज़म के साथ एसोसिएटेड है तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर आपको आपके जीवन का पूरा सार, पूरा रस, उसकी गहराई और हर दुनिया में अंदर होने वाली चीज़ों के सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो वो एक एपिक है। रामायण भी एक एपिक है। सिमिलरली ये 30 वॉल्यूम्स के अंदर जो है ये डिवाइडेड है। कैंटोस का मतलब होता है एक तरीके से वॉल्यूम इसको कह सकते हो। ठीक है, और बेसिकली वो 3 बुक्स हैं टोटल इसकी। ठीक है, सब डिविजन्स है, यानी कि कैंटोस का मतलब होता है सब डिवीजन। तो वॉल्यूम की तरह आप उसको ट्रीट कर लो। लेकिन अगर आप उसको वॉल्यूम की तरह नहीं समझना, क्योंकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओगे। 30 बुक तो नहीं है 30 वॉल्यूम के अलावा। 30 कैंटोस का मतलब कहीं 30 बुक्स तो नहीं है। अगर मैं इसको वॉल्यूम कह रहा हूँ तो आप ऐसा मान लो ये 3 बुक हैं टोटल, जो कि 30 वॉल्यूम्स के अंदर, 30 कैंटोस के अंदर बाइफरकेटेड है। 30 थीम्स हैं इसकी। ठीक है, कहानी हम यहाँ पर ऑब्वियसली बात है पूरी की पूरी इतनी डिटेल में कवर नहीं करने वाले, लेकिन उपेंद्र सिंह मैम ने जो अपनी बुक के अंदर ये जो कहानी लिख कर दी है, इट इज़ मोर देन इनफ टू नो द स्टोरी ऑफ सिलापति क्रम। और वो भी इतने प्यारे और इतने इन डेप्थ तरीके से, एज वेल एज शॉर्ट तरीके से, जो कि आपको इंटरनेट पे कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ठीक है, मैंने बहुत सर्च करा है इसको, लेकिन जो नॉलेज या वैल्यू एडिशन मुझे यहाँ पर देखने को मिला, वो इतने सालों में इंटरनेट से सिलापति क्रम को पढ़ने के बाद भी मुझे नहीं मिल पाया। ठीक है, अब स्टोरी कुछ इस प्रकार से चलती है। इंटरेस्टिंग है दोनों की दोनों कहानियाँ, बिल्कुल फिल्म की तरह। कि एक वेल्दी मर्चेंट होता है, ठीक है, एक अमीर साहूकार होता है, उसका एक बेटा होता है। बेटे का नाम होता है कोवलन। ठीक है,
कोवलन की शादी हो जाती है कन्नकी से। दोनों अभी जवान हैं और अपना हंसी खुशी से जीवन जो है वो बिता रहे हैं शादी करने के बाद। और दोनों के दोनों जो कपल हैं, कोवलन और कन्नकी, पूहर शहर में रहते हैं जो कि दक्षिण भारत में है। एक बार की बात है, कोवलन को एक अपनी बीवी से ज़्यादा सुंदर एक महिला मिलती है जो कि उसकी नज़रों में बहुत सुंदर, बहुत आकर्षित, बहुत सीड्यूसिंग थी। और वो एक प्रोस्टिट्यूट थी, ठीक है, काफ़ी सुंदर प्रोस्टिट्यूट थी उस नगर के अंदर। कर्टसन का मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट, और उसका नाम था माधवी। कोवलन शादीशुदा एक इंसान है, लेकिन फिर भी माधवी के प्यार में वो पड़ने लग जाता है, और इस कदर पड़ जाता है और माधवी इस कदर उसे सिड्यूस करती है कि पता नहीं कौन सी पट्टी पड़ाती है उसे, और वो अपनी बीवी का त्याग कर देता है, छोड़ देता है अपनी बीवी को, कन्नकी को छोड़ देता है माधवी के चक्कर में। माधवी जैसा उसने सोचा था कि जैसा निकलेगी, जो कस्में वादे उसके साथ निभाए थे उसने, जैसा वो घुंघरू पहन के नाचती होगी, एंटरटेन करती होगी, सिड्यूस करती होगी, माधवी में अब वो वाली बात नहीं रही। शादी से पहले कुछ और थी, शादी के बाद उसने अपने असली रंग दिखाए, ठीक है। और कोवलन को रियलाइज़ होता है कि माधवी के साथ मैं गलत फंस गया, और घर वापस वो लौटकर अपने नगर की तरफ आ जाता है, पूहर की तरफ, जहाँ पर वो अपनी बीवी से, कन्नकी से क्षमा मांगता है कि सॉरी डार्लिंग, सॉरी बेबी, गलती हो गई मुझसे, मैं माधवी के चक्कर में पड़ गया। तुम सही कहती थी कि एम नाम की लड़कियों के चक्कर में वैसे नहीं फंसना चाहिए, बहुत गद्दार होती हैं सारी की सारी एम नाम की लड़कियाँ, तो आई एम सॉरी, मैं वापस आ गया तुम्हारे पास। कन्नकी वैसे तो क्रोधित हो सकती थी, सर फोड़ सकती थी उसका, ठीक है, कोवलन की जान ले लेती, लेकिन कन्नगी मैच्योर तरीके से बिहेव करती है अपने हस्बैंड के साथ, जो कि वापस लौट के बुद्धू घर को आए वाली चीज़ हो जाती है कोवलन के साथ। और कन्नगी वेलकम करती है, ठीक है, और कहती है कि देखो, तुम जब गए थे तब से हमारी जो हालत है वो बहुत ख़राब है, और मैं तुम्हारी क्योंकि अर्धांगिनी हूँ, बीवी हूँ, तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। मेरे पास एक सोने की पायल है, तुम इसको बेच कर या इसको कहीं गिरवी रख कर ना इससे कुछ पैसा रेज करो, और उससे हम अपना नया व्यापार वगैरह, धंधा पानी वगैरह स्टार्ट करेंगे। और तुम जाकर सोचो या देखो कि कहाँ पर ये बिक सकता है या गिरवी तुम इसको रख सकते हो। तो वो अपने सोने की पायल जो है वो अपने हस्बैंड कोवलन को दे देती है, कौन, कन्नकी, और बोलती है कि इससे कुछ पैसा रेज करना, चाहे इसको बेच देना चाहे गिरवी रख देना। अब दोनों के दोनों सोचते हैं कि भाई पूहर वगैरह में हमें नहीं रहना, और कन्नकी डरी भी हुई थी कि भाई पहले भी यहाँ पर ये माधवी के चक्कर में फंस गया था, तो ये पायल बेचने की तलाश में पूहर में अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह थी नहीं, तो ये वैसे भी पूहर छोड़ना ही चाहते थे, और ये ट्रैवल करते करते पहुँचते हैं मदुरै, जो कि अगेन दक्षिण भारत में पूहर के पास एक जगह है। और उस ज़माने में ये पांड्या राजाओं के ख़ानदानों की कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है। और इनके साथ एक जैन नन भी जाती है जिसका नाम था कवुंदी, ठीक है, कवुंदी, तो ये भी जाती है साथ में। कोवलन जो है अपनी बीवी की पायल बेच देता है, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होता है, मदुरै शहर के अंदर जो पांड्या परिवार की, पांड्या जो किंग्स थे उनकी एक रानी हुआ करती थी, उसकी पायल गुम गई थी। तो ये लोग तो मदुरै में नए आए थे, तो उसकी पायल जब खो गई थी तो हर जगह चर्चा फैली हुई थी कि एक सोने की पायल है रानी के पास जो कि कहीं खो गई है, और जिसको भी वो मिले तो वो हमें बताए और हम उसको इनाम देंगे, ऐसा रानी ने और पांड्या राजाओं ने घोषणा करी थी, जो भी राजा था उस टाइम पर, पांड्या राजा। अब क्या होता है, ये पायल वहां पर बेचने जाता है। अब वो पायल और रानी की जो पायल जो खोई थी वहां पर, वो बिल्कुल सेम जैसी दिखती थी। दुकानदार ने कंप्लेंट कर दी कि एक कोई अपरिचित व्यक्ति जो कि हमारे शहर मदुरै से नहीं है, वो ऐसी एक पायल लेकर आया और मुझे लग रहा है यही चोर है। अब यहाँ पर क्या होता है, कोवलन को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि जब वो बेचने गया था तो कन्नगी उसके साथ नहीं थी, कन्नगी घर पे ही थी,
ये लोग एक कहीं घर वगैरह कुटिया वगैरह बनाकर रह रहे होंगे, तो वो बोलता है मैं बेच कर आता हूँ, उससे पैसे मिलेंगे, फिर हम कुछ नया धंधा वगैरह मदुरई के अंदर स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर एक्यूजिशन लग जाते हैं, इल्ज़ाम लग जाता है कि रानी की जो पायल खोई थी वो इस बंदे के पास है और इसे हमारे सामने पेश करा जाए। ठीक है। और वो जो पायल रानी की खोई थी वो बिल्कुल इट लुक्स जस्ट लाइक कर्नकीज। ठीक है। और क्या होता है, रानी बहुत रोती है तो पांड्या राजा जो हैं अपना फरमान सुनाते हैं कि कोवलन को मृत्युदंड दे दिया जाए। अब कोवलन को हो जाती है फांसी, मृत्युदंड मिल जाता है, जान से मार दिया जाता है। अब कन्नगी जो है वो पूरी तरीके से इस खबर को सुनने के बाद बिखर गई, टूट गई। ठीक है। लेकिन वो हार नहीं मानती है। वो ये कहती है कि मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि अगर मेरे जीवन में मेरा हस्बैंड कोवलन नहीं रहा तो मेरे भी जीवन का अब कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं संसार में उसको जो मारा गया, उसका जो बदनाम नाम है, उस बदनामी को उसके माथे से मिटाकर ही जाऊंगी। तो अपने हस्बैंड की इनोसेंस को प्रूव करने के लिए वो राजा के दरबार में आके रानी के सामने वो पायल जो है वो फेंकती है कि ये देखो, जो वो बेचने आया था वो ये पायल है, वो तुम्हारी वाली पायल नहीं है। और हे अंधी रानी, रानी से बोलती है अंधी हो तुम देख तो लेती, मेरी पायल में रूबी का पत्थर जो है वो लगा हुआ है और रानी की पायल बाद में मिल जाती है। और रानी की पायल में सिर्फ एक ही डिफरेंस था, दोनों पायल एक जैसी दिखती थी, सोने की थी दोनों पायल। लेकिन जो कन्नगी के पास जो पायल थी उसके अंदर रूबी का पत्थर जड़ा हुआ था, जबकि रानी के पास जो पायल थी उसके अंदर मोती थे, पर्ल्स जो थे वो लगे हुए थे। अब राजा को, पांड्या राजा को होता है बहुत ज़्यादा अफसोस कि कैसे उसने एक सीधे साधे इंसान की जान ले ली और एक औरत को विधवा बना दिया। और वो इस गिल्ट में मर जाता है राजा। और ये जो रानी थी जिसकी वजह से पूरा का पूरा कलेश हुआ था, जिसने रोना गाना मचा रखा था पूरा का पूरा, जिसकी पायल खो गई थी, तो वो जो है अपने राजा के दुख में जा पड़ती है। तो देख रहे हो, कोवलन गया, राजा जिसने फांसी दी वो गिल्ट में मर गया, अपने राजा को ना देखते हुए रानी भी मर गई। अब कन्नगी ने क्या कसम खाई थी कि अगर मेरे हस्बैंड नहीं, कोवलन नहीं, तो मेरे भी जीने का कोई अब मतलब नहीं बनता, ये जीवन व्यर्थ है। और मैंने उनकी इनोसेंस जो है वो प्रूव कर दी है। और उनके माथे पर जो एक दाग था चोरी चकारी का, वो मैंने मिटा दिया है। अब कन्नगी क्या करती है, अपनी लेफ्ट साइड की ब्रेस्ट को काट देती है और पूरे शहर में साड़ी उतारकर निर्वस्त्र होकर ऊपर की साइड से घूमती है कटी हुई ब्रेस्ट लेकर। ठीक है। और जब ब्रेस्ट पूरी की पूरी उसने अपने काट ही दी है चाकू से, तो सरवाइव तो कर नहीं पाएगी। ठीक है। और इतनी क्रोधित हो जाती है वो उस टाइम पर कि जब वो अपनी ब्रेस्ट को काट के निकलती है, तो इस कहानी में ऐसा बताया गया कि वो एक हाथ में मशाल लेकर निकली हुई है। जो दुकानें, कहीं पर भी कोई कपड़ा, पर्दा, किसी का घर है, कुछ भी है, जो उसे रास्ते में, उसके रास्ते में आ रहा है, वो हर जगह पे उस मशाल के साथ आग लगाते जा रही है। उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी हो गई हैं जैसे काली माता का रूप किसी औरत ने धारण कर लिया हो। और पूरे मदुराई शहर में वो त्राही त्राही कर देती है। पूरा जैसे हनुमान जी ने लंका जलाई, वैसे कन्नगी ने पूरा मदुरई शहर जला डाला कटी हुई ब्रेस्ट के साथ। लेफ्ट साइड की ब्रेस्ट काट दी थी उसने अपनी, और मर जाती है फाइनली। और इस कहानी में हमें ऐसा बताया जाता है सिलापतिकरम में, कन्नगी फाइनली अपने हस्बैंड को स्वर्ग में ज्वाइन करती है। ठीक है। और दक्षिण भारत के लोग उसे अर्थ पर, कन्नगी को, आज भी एक आइडियल वाइफ की तरह पूछते हैं। रामायण से जैसे हमें भगवान श्री राम का चरित्र जो है प्रतीत होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम एक मर्द का, तो एक अच्छी अर्धांगिनी की जो एक तस्वीर है, जो दिमाग में एक छवि है, एक औरत को होना कैसा चाहिए, अपने हस्बैंड को कितना प्रेम करना चाहिए, गलती पर कहाँ माफ़ कर सकती है। ठीक है। तो वो कन्नगी ने एक उदाहरण इतिहास में दिया, अपनी छवि बनाई। और इसको, कन्नगी को,
एक देवी की तरह आज भी दक्षिण भारत के लोग पूजते हैं और सिलापतिकरम की इज्जत करी जाती है। अब यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा एस्पेक्ट है कि जो जैना नन जो थी कवुंदी, इन्होंने इनको ज्वाइन करा था जब ये लोग पूहर से मदुरई की तरफ आ रहे थे, इसलिए सिलापतिकरम जो है वो जैनिज्म के साथ एसोसिएटेड है। अब आपको कि सर सिर्फ इतनी सी बात पे जैनिज्म के साथ एसोसिएटेड है, तो दोस्तों देखो यहाँ पर अभी हम इसको संगम लिटरेचर के परस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं, राइट। अगर यही आप किसी जैना मंक या नन से अगर पूछोगे तो वो फिर कवुंदी के आस्पेक्ट के ऊपर टिप्पणी करते हुए, रोशनी और प्रकाश डालते हुए, थोड़ा सा जैना नन इनको मिली कैसे, वो क्यों गई इनके साथ, इनकी पूरी जर्नी, फिर क्या इन दोनों कपल्स ने भी यहाँ पर मदुरई आकर क्या जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, ऐसी बातें जब होने लग जाती है सिलापतिकरम के अंदर, तो सिलापतिकरम बन जाता है एक जैना टेक्स्ट, ठीक है। अब एक हिस्टोरियन थे जेबिलिबल, वो ये पॉइंट आउट करते हैं, ये एक यूरोपियन हिस्टोरियन थे, ये पॉइंट आउट करते हैं कि सिलापतिकरम एपिक्स के अंदर हमें एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन, एक ट्रीटमेंट देखने को मिलता है अफसोस का, गिल्ट का, ठीक है। एंड ईविल इज वन ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। अब ये ईविल मतलब क्या, जो क्रोध, जो अंगार जो बरस रहा था कनगी की आंखों में, उसके हस्बैंड ने उसके साथ कितना बुरा करा, प्रोस्टिट्यूट के चक्कर में आके उसको छोड़ दिया, लेकिन उसने सोने की पायल उसको दी दोबारा अपना काम धंधा स्टार्ट करने के लिए, उसको माफ़ करा, सिटी चेंज करके उसके साथ गई, मरने के बाद भी एकदम से आत्महत्या नहीं करी, उसके माथे पे जो कलंक था पहले उसे मिटाया, गिल्ट में ही सही, लेकिन राजा रानी को मरवाया तो उसने, पांड्या राजा और पांड्या रानी को मरवाया, तब जाकर वो अपनी ब्रेस्ट को काटती और फाइनली उसकी मृत्यु होती है और पूरे मदुरई शहर में गुस्से में आग लग गई थी। तो गिल्ट एंड ईविल आर वन ऑफ द स्ट्रेंथ विच आर हाईलाइटेड इन द कैरेक्टर्स ऑफ सिलापतिकरम। तो यहाँ पर हमें राइटर ऐसा बता, ये हिस्टोरियन जो है जीवेलेबल ऐसा बताते हैं कि एक मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर्स की ये स्टोरी है, जहाँ पर इंसानों की कुछ गलतियाँ, उनके अफसोस, उनकी मिस इंटरप्रिटेशन, ये सब कुछ हाईलाइटेड है जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है। यहाँ पर जेवेलेबल हमें ये भी बताते हैं कि जो पायल जो है उसकी एक अहम भूमिका है इस कहानी के अंदर, जो सोने की जो पायल थी, क्योंकि रानी की पायल भी वैसी दिखती थी और कनगी की पायल वैसी थी। तो कनगी जो है जेवेलेबल हमें बताते हैं कि सिलापतिकरम में अगर आप इसको इन डेप्थ पढ़ोगे तो अपनी पैर में दोनों पायल वो पहनते हुए नजर आती है स्टोरी की स्टार्टिंग में, जब वो खुश थी। लेकिन जिस दिन से कोवलम जो है माधवी नाम की प्रोस्टिट्यूट के चक्कर में फंस गया था, उस दिन से वो उन पायल को पहनना छोड़ देती है, क्योंकि पायल में वो खुशी में घर पे नाचती थी, खेलती थी, गाती थी, कोवलन को देखकर खुश होती थी। लेकिन जिस दिन कोवलन उसकी जीवन से गायब हुआ था, माधवी के चक्कर में फंस गया था, उसने उनको उतार कर रख दिया था, और कोवलन जैसे ही लौट कर आता है तो वो पायल को दे देती है। तो जो एंकलेट है यही आगे चलकर बनता है कोवलन के ट्रेजिक एंड का एक सबसे बड़ा कारण, ठीक है। और सिंबल ऑफ ट्रुथ भी यही बना, क्योंकि कनगी ने रानी के दरबार में आकर अपनी वो पायल जो फेंकी थी, और जब रानी की पायल मिली थी तो फर्क बताया था कि देखो मेरी वाली पायल के अंदर जो है रूबी का पत्थर गड़ा हुआ है, तुम्हारी वाली पायल के अंदर देखो जो पर्ल्स हैं, जो मोती हैं वो गड़े हुए हैं, ठीक है, जो कि अल्टीमेटली प्रूव करते हैं उसके हस्बैंड की इनोसेंस को। लेकिन उसका तो एग्जीक्यूशन पहले ही हो चुका था। और कहानी में हमें यह भी बताया जाता है कि कनगी जो है अपने पति से इतना प्यार करती थी कि जैसे पुराने ज़माने में कहा जाता था ना कि 7 फेरों का बंधन 7 जन्मों तक साथ है, तो वो जीवन में जीते हुए भी है और मरने के बाद भी है। तो कनगी जो है अपने हस्बैंड के साथ धरती पर तो शांति व्यवस्था से शांतिपूर्वक नहीं रह सकी, लेकिन स्वर्ग में रहती है और दोबारा अपनी पायल वहाँ पर पहनती है, उछलती खेलती नाचती गाती है, ठीक है। तो ये जो एपिक है जीवेलेबल थोड़ी सी बेइज्जती कर रहे हैं हिंदुस्तानियों की और बोल रहे हैं कि ये एलीट और एजुकेटेड ऑडियंस के लिए बना हुआ है। देयर इज़ नो डाउट, कह रहे हैं देयर इज़ नो डाउट कि इसको हर कोई नहीं समझ सकता अगर आप इसको पढ़ने बैठोगे तो, ठीक है, बेवकूफ़ हिस्टोरियन।
लेकिन जेवेलेबल हमें ये भी बताते हैं कि इट टेल्स अस अ ग्रेट डील अबाउट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द टाइम, कि एक आम व्यक्ति, एक आम जिंदगी बिताने वाले जो लोग हैं वो किस प्रकार से अपना जीवन बिताते थे। जैसे वो अपनी पायल दे देती है कि हम नया धंधा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता तो वैसे शुरू में ये रखा है कि कोवलन एक बेटा था वेल्दी मर्चेंट का, लेकिन जो भी रहा हो इसके बाद कि इसको खानदान से बेदखल कर दिया गया हो, जब इसके पिताजी ने देखा हो कि तुम एक प्रोस्टिट्यूट के चक्कर में फंस गए हो, अब तुम्हारा मेरा कोई नाता नहीं है, तुमने हमारी बहू को एक तरीके से लावारिसों की तरह कर दिया है, तुमने हमारे खानदान की बदनामी कराई है, जो भी हो। लेकिन सिलावती करम को अवेलेबल हमें ये बताते हैं कि अगर आप इन डेप्थ में जाकर डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ऑर्डनरी लोगों की जो लाइफ के बारे में जो डिटेल्ड एस्पेक्ट्स हैं वो भी जानने को मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट? अच्छे से समझ में आई है कहानी? ठीक है। अब दोस्तों दूसरी कहानी के बारे में, दूसरे तमिल एपिक के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिसका नाम है मनी मेकलई। मनी मेकलई को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो उसका मतलब होता है द ज्वेल बेल्ट, ठीक है। और ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी सतनार ने। इसके अंदर भी आपको 30 वॉल्यूम देखने को मिल जाती हैं। 30 कैंटोस के अंदर ये भी डिवाइडेड है। सेम 30 कैंटोस के अंदर सिलापतिकरम भी डिवाइडेड थी। उसके ऑथर थे इलान कोवातिकल, और मनी मेकलाई के जो ऑथर है वो कौन है? सतनार। और इसके अंदर 30 कैंटोस और एक प्रीएम्बल, यानी कि थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन जो है आपको वो देखने को मिल जाता है। अब स्टोरी क्या है, कहानी कैसे चलती है मनी मेकलाई की? यहाँ पर एक ना राजकुमार है, एक राजा का बेटा है, उसका नाम है राजकुमार का उदया कुमार। इसको प्यार हो जाता है एक लड़की से जिसका नाम है मनी मेकलई, ठीक है। अब देखो बहुत सारी कहानियां हमें ये भी बताती हैं वैसे, जैसे आपने सुना होगा कि सिलापतिकरम और मनी मेकलई कनेक्टेड स्टोरीज हैं। तो देखो बहुत सारी कहानियां आपको ये भी बता देंगी। यहाँ पर देखो दे तो रखा है अच्छा खासा डिटेल में शॉर्ट में, लेकिन और डेप्थ इसकी बन सकती है। अब आप तो ऐसे अमेजन से अगर सिलापतिकरम और मनी मेकलाई मंगा लो, अगर ऑर्डर करके उसको इंग्लिश में पढ़ने लगो तो आपको तो फिर और डेप्थ में जाके कहानी पता लगेगी। तो ऐसा विश्वास करा जाता है जब कोवलन कनगी को छोड़कर इसके पास गया था ना, माधवी के पास, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी, तो कोवलन ने इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, सेक्स करा था, और वहाँ से उनकी एक बेटी पैदा हुई थी मनी मेकलई। ये वो है, ऐसा विश्वास करा जाता है। इसके बारे में डिटेल में जब हम संगम लिटरेचर के ऊपर बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये सारे एस्पेक्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये सारी बातें आप कोई नई नहीं सुन रहे हो मुझसे, ठीक है। लेकिन हर बार मैं बेस इसलिए बता देता हूँ ताकि जो लोगों ने अभी तक मेरे फाउंडेशन कोर्स में एनसीईआरटीज़ वगैरह को नहीं देखा या पूनम दलदहिया के अंदर अभी तक इतना डेप्थ में नहीं गए, तो उनको ऐसा ना लगे कि पहले हमें उसकी नॉलेज लेकर आनी पड़ेगी तभी हमें ये पैराग्राफ या फिर ये लेक्चर समझ में आएगा। मैं हर लेक्चर में कोशिश करता हूँ कि इफ़ यू आर वेरी फ्रेश टू डैट लेक्चर, तो आपको हर एक चीज़ें वो जो है वो समझ में आए उस पर्टिकुलर आस्पेक्ट के अंदर, सो डैट यू डू नॉट फील लॉस्ट। तो प्रिंस उदया कुमार को प्यार हो जाता है मनी मेकलई से, और मनी मेकलई उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं थी किसी मर्द के लिए। क्यों नहीं थी? क्या कुछ बायोलॉजिकल डिफेक्ट था क्या? नहीं, उसने अपनी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली थी और उसने ये डिसाइड करा था कि वो जो है गृहस्थ जीवन नहीं बिताएगी किसी भी मर्द के साथ या किसी के भी साथ। मतलब वो किसी की बेटी, किसी की बीवी, किसी की बहन बनकर घर परिवार में नहीं रहना चाहती। क्यों नहीं रहना चाहती? बिकॉज शी वॉन्टेड टू रिनाउंस द वर्ल्ड, और उसको एक बुद्धिस्ट नन बनना था। अब क्योंकि यहाँ पर मनी मेकलई के मन में आ गया बुद्धिज्म एज अ रिलीजन, इसलिए हम मनी मेकलई को बुद्धिज्म टेक्स्ट भी बोलते हैं। दोनों आपको पता लग गए होंगे रीजन मेरे लेक्चर में कि सिलापतिकरम क्यों जैनिज्म के साथ एसोसिएटेड है और मनी मेकलई क्यों बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड है। ये दोनों तमिल एपिक, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखो कोई भी लड़का अगर किसी लड़की से चेप है तो ये आज के ज़माने की बात तो नहीं है, ये तो जब से लड़का लड़की पृथ्वी पर आए हैं हमेशा से ये सेम ही बात है ना। लड़की जितना इतराए लड़का उतना ही पीछे पीछे उसके जाता है।
लड़के को प्यार अगर किसी लड़की से हो जाए तो वो जब तक मतलब एंड रिजल्ट ना आ जाए लड़की का, कि भाई एंड रिजल्ट क्या होता है, शादी नहीं होगी, या जब तक वो मरने की तब तक उसके पीछे पड़ा रहता है, अरे समझो ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खुश रखूँगा, मेरे जैसी मोहब्बत, मेरी जैसी चाहत कोई नहीं कर सकता, सात समुंदर पार जाऊँगा, ठीक है, आग के दरिया से तैर के जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, अल्फा मर्द हर कोई बनने की कोशिश करता है, ठीक है। अब ये तो राजकुमार था, तो उसको और इम्प्रेस करता था और चेप होता था उसके साथ। मनी मेकलई इससे टोटली तरीके से फ्रस्ट्रेटेड थी। मनी मेकलई ने अपनी वेशभूषा और अपना नाम पूरा बदल लिया कि भाई इस चेपड़ इंसान से, भले ही होगा ये राजा का बेटा, मुझे नहीं जाना भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया मेरे को बुद्धिस्ट नन बनना है। अब तू मिन्नतें या फिर तू ख्वाब या रातों को जागते हुए फैंटसाइज मत कर मुझे कि मेरी बीवी बनेगी, मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी, मैं इसके पानी पूरी खाया करूँगा, इसको अपनी गोदी में बिठाया करूँगा, मैं इसके बालों में हाथ संवारूँगा। सब ये ख्वाब छोड़ते, लेकिन वो चेपड़ था बहुत बड़ा। तो उसके अटेंशन को एस्केप करने के लिए, उसके चेपड़पन से दूर भागने के लिए, मनी मेकले एज्यूम कर लेती है एक नई औरत की पूरी एक आइडेंटिटी, और नाम अपना रख लेती है जो कि उसने आसपास के अपने एरिया में सुना था, एक औरत का नाम काया चंदिकई। अब बेचारी को पता नहीं था कि काया चंदिकई नाम रखने से होगा क्या, या मेरे ऊपर कितना बड़ा संकट आ सकता है, ठीक है। अब ये संकट मनी मेकले के ऊपर तो नहीं आया, लेकिन काया चंदिकई एक असल में जो ओरिजिनल औरत थी, जिसका ओरिजिनल नाम था, इसने तो मनी मेकले इसका नाम था, इसने तो झूठा मूठा नाम, झूठी मूठी आइडेंटिटी बनाई थी ना अपनी काया चंदिकई की। काया चंदिकई के पति कुछ ऐसा कर बैठेगा जो कि उसको लगेगा कि उसकी बीवी उसे चीट कर रही है, ठीक है। क्या है वो कहानी, आगे समझते हैं। मनी मेकलई ना इसके बाद बहुत रहने लगी आराम से, और अपना क्या करती थी, बुद्धिस्ट पाथ पर चलती थी, मेडिटेशन वगैरह करती थी। गौतम बुद्धा जी के बारे में भी उसने सुना था, और मतलब पास्ट में गौतम बुद्ध बुद्धिज़्म के बारे में भी सुना था, गौतम बुद्धा जी के बारे में सुना था। बुद्धिस्ट संघ का पार्ट वो बनना चाहती थी, लेकिन उससे पहले वो ये चाहती थी कि जो भी बुद्धिस्ट नन की प्रैक्टिस वगैरह होती है, मैं अच्छे से अपनी लाइफ को डिसिप्लिन वे में बिताऊँ। तो वो क्या करती थी, वो खाना बांटती थी सबको, और जो जहाँ पर भी भुखमरी वगैरह होती थी या जो नीडी लोग होते थे मदुरई के अंदर, उसने सबको खाना बांटा। और ऐसा माना जाता है इस कहानी के अंदर, जैसे लिखा हुआ है, अब कहानी एक तरीके से, हर चीज़ को तो हम प्रूव नहीं कर सकते, जैसे रामायण महाभारत के लेक्चर्स के अंदर भी हमने अपनी लिमिटेशन देखी कि हर चीज़ को तो प्रूफ नहीं करा जा सकता, ठीक है, हिस्टोरियंस नहीं कर पाए हर चीज़ को प्रूफ। तो इसके पास खाना आता कहाँ से था, मतलब ये देखो, अगर ये बुद्धिस्ट नन थी तो उसको तो खाना मांगना चाहिए ना, भिक्खुनी बनकर, है ना, लेकिन ये तो दूसरों को बांटती फिर रही है, तो इसके पास कहाँ से आ रहा खाना। तो मनी मेकलई की किताब में, ग्रंथ में हमें ऐसा बताया जाता है, इसके पास एक आल्म्स बोल था। आर्म्स बोल आप जानते होंगे, मैंने आपको दिखाया था, जो बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स लेकर चलते हैं, एक बड़ा सा कटोरा ढक्कन बांधा हुआ, जिसमें दूसरे लोगों से वो भिक्खु और भिक्खुनी बनकर खाना वगैरह मांगते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पास जो ये आर्म्स बोल था, ये एक जादुई पिटारा था कि ये इसमें जो भी विश मांगती थी खाने पीने की, वो खाना ऑटोमेटिकली इसमें आ जाता था। जैसे बचपन में हम वो देखते थे ना, शका लका बूम बूम, उसकी पेंसिल पे वो जो संजू कुछ भी ड्रॉ करता था वो बन कर आ जाता था, उसको पेस्ट्री खानी है, चॉकलेट खानी है। तो इसके पास एक ऐसा आर्म्स बोल था, ये उसका ढक्कन बंद करती थी, एक पता नहीं क्या तंत्र मंत्र बोलती थी, या एक इच्छा जाहिर अपनी करती थी, और वो खाना उसके अंदर प्रवेश हो जाता था। लेकिन वो खुद नहीं खाती थी, उसको दूसरों की मदद करती थी उससे, जो भी भूखे लोग थे, ठीक है। अब क्या होता है, जो हस्बैंड रियल काया चंदिकई का होता है, ठीक है, तो वो ये देखता है, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले बता देता हूँ। जब मनी मेकलई ने अपनी आइडेंटिटी ये छुपाई ना काया चंदिकाई की, अब मनी मेकलई उसको प्रिंस को पहले ही बता चुकी थी, राजकुमार को, उदया कुमार जिसका नाम था, कि मेरे को बनना है बुद्धिस्ट नन। अब राजा का बेटा है राजकुमार, तो अपने पूरा जो मदुरई रीजन था उसके बारे में तो निगरानी करेगा ही, रखेगा ही। तो उसको पता लगा यार ये नन बड़ी यार वो है, मतलब हॉस्पिटैलिटी दिखाती है, लोगों को खाना बांटती है। तो इसको लगा, शक हुआ इसको, यार ये मनी मेकले ही है, और ये मेरे चेपड़पन से, जो मैं से चेप हो रहा था उससे दूर भागने के लिए इसे आइडेंटिटी अपनी वो छुपा ली। तो जब वो काया चंदिका ही बनती है, कुछ टाइम तक वो छुप ही रह पाई, लेकिन थोड़ा सा
उदया कुमार को शक हुआ और वो फिर से जो है इसके पास जाने लगा, इसको जानने लगा। अब उस टाइम पर मनी मेकले ने क्या ही कर लिया होगा, अपनी थोड़ी सी लुक्स चेंज कर ली होंगी, कौन सी प्लास्टिक सर्जरी तो चलती नहीं थी उस जमाने के अंदर, तो कौन सी प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करवा ली होगी, लेकिन उदया कुमार समझ गया। तो वो 3-4 दिन तक उसको फॉलो करता रहा, उसको जानता रहा, लेकिन जिस मनी मेकलाई ने अपना नाम काया चंदिकाई करा था ना, तो वो उसी आइडेंटिटी को बरकरार करके रखना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि जो राजकुमार है उदया कुमार वो दोबारा मुझसे चेप होए, क्योंकि उसका ये मानना था क्योंकि मैं तो डिसाइड कर चुकी हूँ कि मेरे तो बुद्धिस्ट नहीं बनूंगी। अब क्या होता है, वो ये देखता है कि काया चंदिकाई है ओरिजिनली जो मदुरै में रहती थी, उसकी जैसी वेशभूषा ही मनी मेकलाई ने अपनी अपनाई थी। तो उसका हस्बैंड ये देखता है कि एक राजकुमार उदया कुमार जो है, भले ही होगा भाई ये राजा का बेटा, लेकिन मेरी बीवी से कैसे छिप हो रहा है भाई ये, ठीक है। और मैं हमेशा आपको बताता हूँ अपने लेक्चर्स के अंदर, किसी भी मर्द को या किसी भी पृथ्वी पे इंसान को 3 चीज़ें कभी किसी और की हो जाए वो बर्दाश्त नहीं होता: ज़र, ज़मीन और जोरू। और यहाँ पर बात आ गई है जोरू की, यानी कि बीवी की। तो क्या होता है, जेलिसी में, खुंदक में कि भाई राजकुमार इसको इम्प्रेस कर लेगा, ये कर लेगा, मेरी बीवी चली जाएगी, ये हमारा पारिवारिक जीवन जो है वो तोड़वा देगा, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये राजकुमार को, जो उदया कुमार था, उसको जान से मार देता है। असली काया चंदिकाई का पति मार दिया, टपका दिया। अब क्या होता है, पूरी बात सामने निकल कर आती है, तो पता लगता है कि ये सब कुछ जो हुआ वो मनी मेकले की वजह से हुआ। और मनी मेकले को डाला जाता है जेल के अंदर कि तुमने अपनी आइडेंटिटी चेंज करी, तुम्हारे चक्कर में एक जो है हमारा राजकुमार जो है वो मर गया। वो तुमसे प्यार ही तो करता था, तुम आराम से भी तो उसे समझा सकती थी, ठीक है। और तुम्हारे चक्कर में जो असली काया चंदिकाई थी उसके पति ने हमारे राजकुमार को मार दिया। तो जो भी यहाँ पर राजा थे, उसने अपने बेटे का बदला लेने के लिए मनी मेकले की आइडेंटिटी जब सामने आई कि ये एक महिला है, झूठा नाम बदल कर रह रही है, उसको डाल दिया जाता है कारावास में, ठीक है, प्रिजन में, जहाँ पर वो बड़े जुल्म सहन करती है। उसको टाइम पर खाना नहीं मिलता था, कपड़े फटे पुराने हो रहे थे, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपना मेडिटेशन वगैरह वहाँ पर करती रहती थी। और वो ये कहती थी कि भाई मैंने कोई अपनी मुझे बुद्धिस्ट नहीं बनना था, और मैं उस बात पर आज भी अडिग हूँ, अपने इरादों में आज भी अडिग हूँ। और जो ये हो रहा है ये कुदरत का कुछ एक मैसेज होगा मेरे लिए, अपने आप को समझाने की कोशिश करती है। तकलीफ़ों में तो थी ऑब्वियसली बात, अगर प्रिजन में कोई औरत है, कारावास में डाल दिया गया, काल कोठरी में डाल दिया गया, रोशनी भी नहीं आती होगी वहाँ पर, जो भी उस ज़माने के अंदर जैसा भी सिस्टम हुआ करता था, तो बहुत ज़्यादा जुल्म सहती है। वो अपनी मेडिटेशन वगैरह बरकरार रखती है, ठीक है, और किसी से ज़्यादा बोलती नहीं है। और बुद्धिस्ट नन थी, तो खाना पीने के ऊपर भी उसके ऊपर कि मैं संसार में बाहर, मतलब मैं जेल से बाहर निकल जाऊँ संसार में, मैं ये एंजॉय करना चाहती हूँ, ये खाना चाहती हूँ, ये पहनना चाहती हूँ, ऐसी भी कुछ की इच्छा थी नहीं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जो प्रिंस की मम्मी थी ना, जो क्वीन थी, जो प्रिंस मारा गया था असली काया चंदिकाई के पति के द्वारा, उसकी मम्मी यानी कि जो रानी है, वो ये देखती हैं कि अपने पति को समझाती हैं कि यार ये देखो, ये एक संत औरत है, ठीक है, सेंटली पर्सन है, हमें इसका ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, पाप लगेगा हमें, ठीक है। तो वो क्वीन हाथ जोड़कर कारावास से उसको आज़ाद कर देती है, जेल से निकाल देती है, और कहती है सॉरी, हमसे गलती हो गई, ठीक है, पूरी गलती तुम्हारी भी नहीं थी, और हमने तुम जैसी बुद्धिस्ट नन को डाला। मतलब वो अभी बुद्धिस्ट नन बनी नहीं थी, लेकिन उसको मतलब देखती होगी वो कि जेल में भाई ये रोज़ मेडिटेशन कर रही है, वो कर रही है, ठीक है। और इसके बारे में जब रानी ने पता लगाया होगा तो देखा होगा कि भाई इसके पास एक मैजिक बोल है, और जिससे खाना वगैरह बांटती है, गरीबों की बहुत मदद करती है, भूखे भिखारियों को खाना नाश्ता वगैरह बांटती है, तो उसको छोड़ देती है, ठीक है। मनी मेकलई जो है उसके बाद पहुंचती है कांची, जिसको आप कांचीपुरम के नाम से भी जानते हो, जहाँ पर उस ज़माने में एक अकाल चल रहा था, भयंकर वाला अकाल चल रहा था, लोग भूखमरी से मर रहे थे, हज़ारों लाखों की संख्या में लोग मर रहे थे। जो उसके पास अपना खुद का मैजिक आर्म्स बोल था, उसके थ्रू वो गरीब लोगों को वहाँ पर फीड करती है, ठीक है। और फाइनली जब उसको लगता है कि राइट टाइम मेरा आ गया है, तो उसके मन में जो बड़े सालों से जो इच्छा थी बुद्धिस्ट नन बनने की, वो पूरी होती है। कैसे?
वो बुद्धिस्ट संघ को वहाँ पर कांचीपुरम के अंदर ज्वाइन कर लेती है। ठीक है। मनी मेकलई को लेकिन हिस्टोरियंस जो हैं वो थोड़ा सा इन्फीरियर क्वालिटी का समझते हैं एज कम्पेयर टू शिलापतिकरम। अब ये कोई देखो डिबेट का चर्चा नहीं है क्या सुपीरियर क्या, आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि भाई रामायण जो है वो इन्फीरियर है महाभारत से, महाभारत जो है वो इन्फीरियर है रामायण के कंपैरिजन में। तो ये तो हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव है, लेकिन इन्फीरियर क्यों कहा जा रहा है एक बार थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ठीक है। मनी मेकलई को इन्फीरियर समझा जाता है एज कम्पेयर टू शिलापतिकरम इन टर्म्स ऑफ इट्स फॉर्मल लिटरेरी फीचर्स, यानी कि जो उसकी लिखावट है, जो शब्दावली है उसकी, उस फॉर्मेट के अंदर। शिलापतिकरम के अंदर जैनिज्म का फ्लेवर आपको देखने को मिलता है, मनी मेकलई के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट टोन जो है वो देखने को मिलती है। हो गया ना, तो ये वाली बात क्लियर हमेशा के लिए। शिलापतिकरम जैनिज्म एक लिटरेचर है, मनी मेकलई की बुद्धिस्ट लिटरेचर है, और दोनों के दोनों संगम लिटरेचर भी है। संगम लिटरेचर के साथ आप ऐसे कह सकते हो एक एडिशनल एसोसिएटेड पार्ट है उसका। ठीक है। प्रॉपर पोएम्स नहीं है लेकिन कहानी जुड़ी हुई है। ये दोनों एपिक संगम एज के साथ, संगम एरा के साथ जुड़े हुए हैं। अब इनके अंदर दोनों के दोनों जो कैरेक्टर्स, मतलब दोनों ग्रंथों के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो या तो अच्छे हैं या बुरे हैं, और कुछ बीच के भी हैं। अब बीच के कैसे, जैसे शिलापतिकरम के अंदर आप इस राजा को देख लो, इसने पहले कोवलन को फांसी की सज़ा दी, बाद में जब सच्चाई का पता लगा तो खुद ये भी मर गया और इसके गम में इसकी बीवी मर गई। तो ये ग्रे कैरेक्टर का हुआ कि भाई पश्चाताप भी हुआ ऐसे, और उस पश्चाताप में मर गया। आप ग्रे कैरेक्टर का यहाँ पर जो राजकुमार उदया कुमार था उसकी मम्मी को देख सकते हो कि उसने देखा, पहले तो कारावास वगैरह के अंदर डाल दिया कि भाई मेरा बेटा तेरी वजह से चला गया, लेकिन देखा जब यार ये एक साध्वी टाइप की औरत है, बड़ी हेल्प करती है लोगों की, तो छोड़ दिया उसको। ठीक है। और यहाँ पर आपको दोनों ग्रंथों के अंदर हिस्टोरियंस ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ कुछ मिरेकल्स भी देखने को मिलते हैं कि भाई जैसे एक पायल है, एक पायल की कहानी ने कैसे करके पूरी की पूरी जान ले ली। ठीक है। और कनगी को भी अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि वो अपने हस्बैंड कोवलन से प्यार करती थी, और कोवलन की जान उस पायल की वजह से गई। ठीक है। और कुछ सुपर नेचुरल फीचर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे मनी मेकलई के पास था ये मैजिक आर्म्स पोल, कि वो उसमें कुछ भी विश वगैरह करती थी और वो खाना बनकर आ जाता था जिससे वो फीड करती थी गरीब लोगों को, और जो लोग भूखमरी से जूझ रहे थे। और जब फेमीन वगैरह अकाल आया था तो उसने बहुत हेल्प करी थी कांचीपुरम में लोगों की। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हमें देखने को मिलती हैं, ये जो पूरा का पूरा ये जो हमने पढ़ा, ये पूरा जो बॉक्स है, जो हिस्टोरियंस हैं जीवेलेबल, ये उनकी ही द्वारा लिखी गई एक बुक है, एक कमेंट्री है 1974 में उन्होंने लिखी थी संगम लिटरेचर के ऊपर और इन दो एपिक्स के ऊपर प्रकाश रोशनी डालते हुए। तो उनकी जो बुक है 130, ये जो भी बुक है उनकी 131 से 135 पेज तक आपको मिल जाता है शिलापतिकरम के बारे में इन्फॉर्मेशन, 140 से 42 तक मनी मेकले के बारे में। अब आपको इसको पढ़ना नहीं है, अगर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। ठीक है। आपको हिस्टोरियन बनना है तो अलग बात है, लेकिन ये बस एक रेफरेंस है। तो हमारा कंप्लीट टॉपिक जो है दोस्तों वो कवर हुआ विद रिस्पेक्ट टू संगम लिटरेचर एंड लेटर तमिल वर्क्स। अगले लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे अर्ली कन्नड़ एंड तेलुगु टेक्स्ट के बारे में। ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।